नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो हम विंसर ईयरबुक जो हमारी है 2023 की जो वार्षिकी है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, दो चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ से तो हमने जो इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी के जो सेट हैं उनको कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, तो हमने इस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो इसका एक भाग आ चुका है, ठीक है। भाग 1 जो है, जिसने अभी तक वो भाग नहीं देखा है तो वो यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा इधर पे, तो वो इस पे जाके उसको देख सकता है। इसके अलावा वो जो प्लेलिस्ट है हमारी, तो प्लेलिस्ट में जो विंसर ईयरबुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ अंदर आपको विंसर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज ये जो भाग रहने वाला है ये इसका दूसरा भाग रहने वाला है, और जो विंसर जो 2023 की वार्षिकी है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से इंपॉर्टेंट है और समसामयिकी से भी रिलेटेड है, तो वो मैं यहाँ पे करा दूंगा। पहले वाली एक वीडियो आ चुकी है और एक इसमें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू आज की क्लास। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, तो इसका पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 है इसका। तो जो इसके पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं आज क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें, उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड के नाम से विपणन किया जा रहा है, ठीक है। तो किस नाम से विपणन किया जा रहा है, यह है हिमाद्री ब्रांड। और किसका विपणन किया जा रहा है, जो ये हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद है। अगला पॉइंट है कि अल्मोड़ा के मटेना गांव, ठीक है, ध्यान रख लेना कि कहाँ, अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग के द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है, ये तो ये आ जाएगा। अगर ऐसा आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो या तो वो डायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि कहाँ पे की गई है, तो हो सकता है अल्मोड़ा ना दे करके वो क्या दे दे, सीधा मटेना गाँव दे दे। वैसे ज़्यादातर चांसेस अल्मोड़ा के हैं, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रख लेना है। अगला पॉइंट है एकीकृत हस्तशिल्प विकास प्रोत्साहन योजना, तो ये संचालित की गई है। तो आपको ये बताना है कि कितने जगह संचालित की गई है। तो ध्यान रख लेना कि ये 11 जनपदों के 15 विकास खंडों में संचालित की गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपर पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कि चाय विकास से संबंधित या कुछ ऐसे था कि वो उत्तराखंड के कितने जिलों में है, तो वहाँ पे भी उसने जिलों का नंबर पूछा था। तो ये ध्यान रख लेना कि अगर एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना आ जाएगी ना, तो ये कितने जिलों में है, तो ये उत्तराखंड के 11 जिलों में है, ठीक है, और 15 विकास खंडों में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है। तो इसका गठन किया गया है 2002 में, ठीक है। तो 17 अगस्त 2002 है, लेकिन अगर आप 17 अगस्त ध्यान नहीं भी रखते हो, 2002 भी याद रखते हो तो बहुत है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है देहरादून में। किसका, खादी, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का। तो यहाँ पे खादी ध्यान रख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। खादी की स्थापना कब हुई है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, खादी है ना, खादी। कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर आ रहे हैं, तो 2 यानी कि 2002, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो ऑप्शन में ये तो 2001 होगा या 2002 होगा, 2004 होगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि खादी में 2 लेटर है तो लास्ट में पीछे 2 आ रहा है। तो ये कुछ हिंट होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, जिससे कि क्या हो, हम जो ऑप्शन है उस तक पहुँच जाए जो सही ऑप्शन है। तो जो एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है इसका मुख्यालय भी देहरादून है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर अगला पॉइंट है सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है जसपुर में। और जसपुर कहाँ आता है, ये उधम सिंह नगर में आता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। कई बार हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट जगह का नाम पूछ ले, शहर का नाम पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट वो बताना है, और अगर ना पूछे तो जिला भी पूछ सकता है वो। तो जसपुर कहाँ आता है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो क्या है ये, लोक वस्त्र इकाई केंद्र। अगला पॉइंट है 2011 की राज्य की कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो यह है 38.43%। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। और परीक्षा वाणी में इसका आंसर शायद से 38.39% दे रखा है, शायद से इतना है शायद, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि आपको ये ध्यान रखना है, और अगर ये ऑप्शन में ना होगा तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। वैसे तो क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत भी डिस्प्यूट होता है, जैसे आपने पटवारी का पेपर देख लिया होगा, 5 क्वेश्चन ड्रॉप कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा भी संशय हुआ ना तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो रखा है। जैसे एक होप पोर्टल वाला है,
उसको ड्रॉप कर रखा है। जैसे एक क्या है जो रैंक वाला है, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं यार कि विंसर में तो ये दे रखा है तो इसको ही मानेंगे। देखो ऐसा नहीं होता है, कई बार बुक में गलत हो जाता है। जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उनको माननी पड़ती है वो, अगर किसी ने प्रूफ डाल दिया। तो अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना आयोग जिसमें थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं। तो इसका आंसर ये याद रखना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो चांसेस इसके हैं कि ये भी डिलीट हो जाए, क्योंकि परीक्षा वाणी में इसका आंसर ये भी दे रखा है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में, ठीक है। किसकी परियोजना? राष्ट्रीय बाल श्रम। तो बाल श्रम की परियोजना हुई थी 1988 में, इस बात को ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने जिसको लॉन्च किया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। अब एक्चुअली में ये है कि इसके लाभार्थी कौन है, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। देखो दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए, वो आते हैं, या जो प्राइवेट जॉब में अच्छे अच्छे हैं वो आते हैं संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? असंगठित क्षेत्र में वो आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर रेडी लगाने वाला है, ठीक है, या फिर कोई सब्जी बेचने वाला है, या फिर जो छोटे मोटे जो जिनका मतलब डेली वेजेस वर्कर भी बोल सकते हो, जो दैनिक मजदूरी के तौर पे जो नौकरी करते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं इनमें, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो तनख्वाह होती है वो महीने की लगभग 15,000 से नीचे ही होती है। तो ध्यान क्या रखना है कि इसके लाभार्थी कौन है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। अब इनमें जो योग्यता है, ठीक है, लाभ तो इनको मिलेगा, लेकिन इनके पास कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इनको लाभ मिलेगा? तो उसमें पहला है कि इनकी जो मासिक आय है ना वो 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। जो ये है इनकी मासिक आय क्या होनी चाहिए? 15,000 या उससे कम। और दूसरा क्या है? इनकी जो उम्र है 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति जिसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है और वो 18 या 40 साल के बीच में आता है, तो वो क्या कर सकता है? इस योजना का लाभ ले सकता है, ठीक है। तो लाभ क्या है? लाभ है कि 60 साल की आयु पूरी होने पर प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की क्या मिलेगी? उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रख लेना। अब है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है 2021 में, ठीक है। काफ़ी नया है तो ध्यान रख लेना कि ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया है? 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है उत्तराखंड कौशल विकास मिशन। तो कौशल विकास मिशन आता है उत्तराखंड में 2013 में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट है वो सतत विकास जो लक्ष्य है हमारे, जिनको हम SDG गोल बोलते हैं, ठीक है। जिनका लक्ष्य वर्ष क्या है? लक्ष्य वर्ष है इनका 2030, ठीक है। तो SDG का अगर लक्ष्य वर्ष आएगा तो ये 2030 है। तो इसमें ना टोटल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे SDG 1, SDG 2 मतलब लक्ष्य 1, लक्ष्य 2। तो इसमें जो सतत विकास लक्ष्य जो 1 है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये गरीबी से संबंधित है। तो इसके लिए उत्तराखंड ने क्या किया? उत्तराखंड का जो विज़न है, उत्तराखंड ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात को 2030 तक मतलब 63% कम करना है। तो उत्तराखंड का विज़न क्या है? जो सतत विकास लक्ष्य 1 है, इसका विज़न है कि 2030 तक क्या करना है? जो उत्तराखंड राज्य में गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे हैं ना, जो अभी वर्तमान में जितने हैं, तो उनके प्रतिशत में 5.63% तक उनको कम करना है। तो कितने प्रतिशत? 5.63%। तो बड़ा यानी कि 5.5% उनको कम करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट हो जाएगा उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, कि उत्तराखंड ने SDG डैशबोर्ड कब लॉन्च किया? तो क्या किया? SDG डैशबोर्ड। तो ये कब लॉन्च किया? ये किया 2020 में। अब इस SDG डैशबोर्ड का काम क्या होगा? ये जो SDG डैशबोर्ड है ये क्या करता है कि उत्तराखंड के जो राज्य हैं उत्तराखंड के जो जिले हैं 13, उन जिलों का जो SDG जो सूचकांक है उसको जारी करता है। कौन सा जिला पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरा है, कौन सा आखिरी है, तो वो सब चीज़ें ये जारी करता है। कौन सा? SDG डैशबोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई? ये की गई 2020 में, ठीक है। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21। ये आया था क्वेश्चन पटवारी में, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग इसका जारी करता है। तो इसमें उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 4था स्थान, ठीक है। ये जो पटवारी में क्वेश्चन आया था वो डिलीट हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, उसमें 7वां दे रखा था, जबकि वो पुराना वाला था, वो नया वाला नहीं था, ठीक है। तो इसमें देखो ये चीज़ ध्यान रख लेना, पीछे 20-21 लिखा हुआ है और ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड का 4था स्थान है और उत्तराखंड किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये है फ्रंट रनर की श्रेणी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार उसने ये पूछ लिया
कि कौन सी रैंक है, अगली बार वो पूछते हैं कि किस श्रेणी के अंतर आता है। तो ध्यान रख लेना, उत्तराखंड आता है इसमें STG सूचकांक 2020-21 में फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड जनपदवार समग्र STG सूचकांक। जो उत्तराखंड डैशबोर्ड है ना, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, तो वो करता है जारी इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें रैंकिंग होती है। तो इसमें देखो 2 वर्ष का ध्यान रख लेना है, वर्ष 2020-21 में और वर्ष 2021-22 में। तो पहले वर्ष 2020-21 का देखते हैं। तो इसमें हमको जनरली 2 चीज़ याद रखनी है, प्रथम स्थान पे कौन है और अंतिम स्थान पर कौन है। तो STG जो सूचकांक था 2020-21 में उत्तराखंड के लिए, मतलब उत्तराखंड में जो ज़िले हैं उनके लिए, तो उसमें पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है बागेश्वर। ठीक है, और अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर है हरिद्वार। आपने जब जनगणना वगैरह पढ़ी होगी तो आपने नोटिस किया होगा हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे ज़िले हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में सबसे आगे रहते हैं। जैसे नेगेटिव चीज़ बोलेंगे कि जो चीज़ अच्छी नहीं है, जैसे अगर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो सबसे कम साक्षरता कहाँ जाएगी, उधम सिंह नगर में आ जाएगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में आ जाएगी। तो ज़्यादा जनसंख्या होना ठीक नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हमारे संसाधन कम होंगे, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जनसंख्या को कम करो। तो यहाँ पे भी ऐसी है। ठीक है, तो अंतिम स्थान जिसका भी होता है मैक्सिमम टाइम वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में से एक ही होता है। तो ध्यान रख लेना कि वर्ष 2020-21 में पहले स्थान पर क्या था, बागेश्वर था, और अंतिम स्थान पर क्या था, हरिद्वार था। अब आता है वर्ष 2021-22। इसमें पहले स्थान पर क्या है, इसमें है पहले स्थान पर नैनीताल, और अंतिम स्थान पर क्या है, अंतिम स्थान पर है उधम सिंह नगर। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है चीज़ों को। अगर आप ये मान के चल लो कि पहले अंतिम वाला देखते हैं, अगर आपको पता है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर है और आप माना कंफ्यूज हो गए, उसने बोल दिया कि 20-21 में क्या है, आप कंफ्यूज हो गए यार 20-21 में अंतिम स्थान पर हरिद्वार था या उधम सिंह नगर था, और ऑप्शन में दोनों होंगे, हरिद्वार भी होगा और उधम सिंह नगर भी। तो कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि एक बार कुछ इस तरीके से सोचो कि मतलब प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाए। देखो इसको कैसे याद करना है, 2020-21 है, 2021-22 है, पहले क्या आता है, पहले 2020-21 आएगा ना, उसके बाद आएगा 21-22। तो जो पहले आएगा उसके साथ पहले वाले जाएगा। अब पहले वाला कैसे जाएगा, तो हरिद्वार किससे स्टार्ट होता है, हरिद्वार आता है H फॉर हरिद्वार। ठीक है, और उधम सिंह नगर आता है U फॉर उधम सिंह नगर। तो जब आप अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पढ़ते हो ना, तो हरिद्वार H पहले आता है या U आता है, पहले आता है H। तो यानी कि पहला वाला पहले के साथ जाएगा। तो यानी कि जो वर्ष 2020-21 के लिए होगा ना, उसमें अंतिम स्थान पर कौन होगा, उसमें होगा हरिद्वार। और जो बाद वाला क्या है, तो बाद वाला यानी कि 2021-22 में जो मतलब सूचकांक आया है, STG सूचकांक जो जनपदवार आया, तो जो बाद में होगा वो बाद वाले के साथ जाएगा। यानी कि बाद में कौन आता है, U आता है ना, तो U फॉर उधम सिंह नगर। ठीक है, तो US नगर या उधम सिंह नगर जाएगा अंतिम स्थान पर, किसमें, बाद वाले में है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब है बागेश्वर और नैनीताल। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें ना ट्रिक से नहीं हो सकती। तो पहले था बागेश्वर, इसमें भी पहले अगर बागेश्वर नैनीताल में भी आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, देखो ऐसे याद करना, ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों जो जिले हैं वो कहाँ के हैं, पहले स्थान पर कहाँ के हैं, जो 20-21 में था और 21-22 में, दोनों में कहाँ के, वो कुमाऊं मंडल के जिले हैं। तो अगर 4 ऑप्शन होंगे और गढ़वाल मंडल के माने बाद 3 जिले हैं, तो आप गढ़वाल मंडल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, तो आप तीनों को ऐसे काट दोगे क्योंकि आपको पता होगा कि नहीं कुमाऊं मंडल के जिले थे, मुझे ये नहीं पता कौन से थे लेकिन कुमाऊं मंडल के थे। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और अगर आपको याद आ गया, जैसे नैनीताल भी है और बागेश्वर भी है, आपको याद आ गया यार इन दोनों में से दोनों थे लेकिन पहले वाले में एक था दूसरे वाले में, तो सेम ट्रिक है, बी पहले आता है एन बाद में आता है। तो बागेश्वर 2020-21 में हो जाएगा और नैनीताल 2021-22 में हो जाएगा। तो आई होप जिस तरीके से मैं ये समझा रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट पे, तो जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद। सकल जिला घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है, इसमें शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। आपने सुना होगा, आपने जीडीपी सुना होगा, ठीक है, जीडीपी होती है, केंद्र की जीडीपी होती है, भारत की जीडीपी है, ठीक है, वैसे एसजीडीपी होती है, ठीक है, एसजीडीपी मतलब स्टेट की जो जीडीपी होती है, वैसे डिस्ट्रिक्ट जीडीपी होती है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की भी क्या होती है, जीडीपी होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी है ना, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, सकल जिला घरेलू उत्पाद। तो सकल जिला घरेलू उत्पाद क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी है। तो ये है कि सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट जीडीपी कहाँ है, यानी कि सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर कौन है या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये है हरिद्वार में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्यों है, क्योंकि भाई जीडीपी मतलब थोड़ा जीडीपी अर्थव्यवस्था को मान लो आप, हरिद्वार में क्यों होगी, क्योंकि हरिद्वार मैदानी जिला है। हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है,
सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद यानी कि सबसे कम डिस्ट्रिक्ट जीडीपी किसकी है? तो ये है भाई हमारे रुद्रप्रयाग की। तो आपने नोटिस किया होगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? हरिद्वार की है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। तो अपोजिट है ना, तो मैक्सिमम टाइम तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आते हैं दूसरा प्रति व्यक्ति आय के मामले में, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो भाई जहाँ उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा होंगे वहीं की तो होगी, क्योंकि जब उद्योग धंधे होंगे तभी तो लोग काम करेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तभी तो उस जो जिला है उसका विकास होगा, उस जिले को टैक्स मिलेगा इस तरीके से। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भी किसकी होगी? ये भी हरिद्वार की हो जाएगी, ठीक है। देखो दोनों का आंसर सेम है, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? भाई जिसके यहाँ जीडीपी सबसे कम होगी उसी की तो होगी, तो वो है रुद्रप्रयाग। तो सर्वाधिक जीडीपी मतलब डिस्ट्रिक्ट जीडीपी और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? यह हरिद्वार की। और सबसे कम किसकी है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग की, ठीक है। अब आ गया सर्वाधिक उद्यम। तो देखो वही उद्यम मतलब वही उद्योग धंधे। तो राज्य में सर्वाधिक उद्यम कहाँ है? यह है हरिद्वार में। और सबसे कम उद्यम कहाँ है? यह है रुद्रप्रयाग में। तो आपको यहाँ पे हरिद्वार और रुद्रप्रयाग से 3 चीज़ें याद हो रही है। प्रति व्यक्ति आय 1, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी यानी कि जिला सकल घरेलू उत्पाद 2, और उद्यम कुल उद्यम जो है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, सर्वाधिक कहाँ? हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ? रुद्रप्रयाग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्योग है हरिद्वार में। तो जो उद्योग है, चाहे वो हस्तशिल्प उद्योग है, इनका आंसर तो हमेशा हरिद्वार ही आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रख लेना है कि सबसे कम जो हस्तशिल्प उद्योग है ना, अब इसमें रुद्रप्रयाग जो है वो एक स्थान ऊपर चले गया। अब नीचे कौन आ गया? नीचे आ गया टिहरी, ठीक है। तो जो टिहरी है, सबसे कम हस्तशिल्प उद्योग किसमें है? टिहरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी का आंसर लगभग सबसे कम में रुद्रप्रयाग है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? टिहरी आ गया। तो सबसे कम हस्तशिल्प उद्योग क्या हो जाएंगे? टिहरी में हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता है हरिद्वार में ही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक हथकरघा बुनकर परिवार है। ये क्या बोल रहा है? हथकरघा बुनकर परिवार बोल रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे हथकरघा उद्यम की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि बुनकर परिवार कहाँ है सबसे ज़्यादा हथकरघा? तो यह है उधम सिंह नगर। और ये क्वेश्चन किस में आया था? पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था दिसंबर में पिछले साल, तो ये क्वेश्चन उसमें आया था कि सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार कहाँ है, ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर में हो जाएंगे। परिवार अगर आएगा ना हथकरघा परिवार, तो ये उधम सिंह नगर हो जाएगा। फिर अगला है सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है? तो ये हल्द्वानी में है सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी। अगला पॉइंट है सर्वाधिक उद्योगों वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि 7 औद्योगिक आस्थान है, जिनमें से 3 उधम सिंह नगर में है, 1 हरिद्वार में है, 2 देहरादून में है, 1 पौड़ी में है। कितने हो गए? 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये सर्वाधिक उद्योगों वाला, तो यह है औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। तो हरिद्वार वाला जो औद्योगिक स्थान है या औद्योगिक आस्थान है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए तो वहाँ की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो वहाँ का हस्तशिल्प उद्योग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको ध्यान में रख लेना। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 में आई थी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत है। क्या बोल रहा है ये? MPI बोलते हैं इसको इंग्लिश में, MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी प्रतिशत। तो ये कितने प्रतिशत है उत्तराखंड की? यह 17.7%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। और ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों की है 21.9%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? तो उत्तराखंड की रैंक थी तीसरी। किस में थी? 2020-21 वाला जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था, ठीक है। इसको हिंदी में सुशासन सूचकांक बोल सकते हैं हम। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? यह है 7.1%। और ये क्वेश्चन आया था कनिष्ठ सहायक में, जो परसों 5 तारीख को पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, मतलब पिछले महीने, उसमें आया था कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? यह है 7.1%, ठीक है। देखो 7.1% क्या है? बेरोजगारी दर है, और 17.7% क्या है? यह है बहुआयामी गरीबी दर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? भारत की बेरोजगारी दर है 4.1%, यानी कि उत्तराखंड से कम है। उसके बाद है उत्तराखंड में शहरी बेरोजगारी। अब जो ये 7.1 है ये तो टोटल उत्तराखंड की है, इसमें शहर और पहाड़ दोनों की है, ठीक है। अब अलग अलग अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो शहरी बेरोजगारी है वो दर है 9.1, और उत्तराखंड की जो ग्रामीण बेरोजगारी दर है वो है 6.5%। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो शहर में लोग हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं,
और गाँव में लोग कम है बेरोजगार, ठीक है। तो ओवरऑल अगर उत्तराखंड की बेरोजगारी दर पूछे तो 7.1, और अगर शहरों में पूछे तो 9.1, और अगर ग्रामीण में पूछे तो 6.5। तो इसको ना थोड़ा याद कर लेना। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, वो चीज़ मैं बताना भूल गया था। तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में समझाऊंगा। तो ये पॉइंट ये वाला था कि राज्य की अर्थव्यवस्था, ये पिछले वीडियो में जो मैंने पीडीएफ पढ़ाई थी ना, पिछले वीडियो की पीडीएफ है वो है ये। तो राज्य में अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। मैंने ये लिखा हुआ 33.36। तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि इसमें ना कन्फ्यूज़न इसलिए हो क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि ये 33.36 द्वितीयक क्षेत्र का है। नहीं, द्वितीयक क्षेत्र का नहीं है ये 33.36%। तो देखो क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में जैसे क्षेत्र है 3 बड़े बड़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो ये मैंने बोल दिया ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र है, और ये टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र है। तो जो विनिर्माण है ना, वो विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक के अंतर्गत एक है। विनिर्माण के अलावा भी द्वितीयक क्षेत्र में और सारी चीज़ें आती है, तो लेकिन विनिर्माण ना उनमें से एक है, ठीक है। तो ये जो विनिर्माण है ना, इसका पोर्शन, माने बात, विनिर्माण क्षेत्र ये वाला है, तो इसका पोर्शन ना द्वितीयक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा है। और कितना पोर्शन है, तो ये 33.36% है। अगर प्रश्न ऐसे आएगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तब तो आंसर द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आएगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है, तब आएगा विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का एक पार्ट है, पूरा द्वितीयक क्षेत्र नहीं है। विनिर्माण के अलावा भी तो और सी चीज़ें होंगी ना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो हो सकता है कि मैंने कहा काफ़ी लोगों को इसमें डाउट लग रहा हो कि यार ये गलत बता दिया, ये गलत नहीं है, बस वो समझने वाली थोड़ा सी बात है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने, जो अर्थव्यवस्था थी उत्तराखंड की जो विंसर में, वो मैंने करा दी है। एक बार इसको देख के जरूर जाना, और ध्यान रखो कि मैं आज में या कल में उत्तराखंड के जो मार्च के करंट अफेयर्स है ना, तो उनको लेके आने वाला हूँ, और वो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो आज या कल में आ जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।